कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में ऑलमोस्ट हम जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आते हैं, चाहे आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चाहे कंसिस्टेंसी की बात करें, चाहे हम एक्रूअल की बात करें, ठीक है ना, चाहे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात करें, चाहे हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करें, चाहे हम अकाउंट पीरियड कंसेप्ट की बात करें, कॉस्ट कंसेप्ट या जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल की बात करें, ड्यूअल एस्पेक्ट की बात करें, मैचिंग प्रिंसिपल की बात करें, और साथ ही साथ कन्वेंशंस में अगर हम देखेंगे तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म और देखेंगे फुल डिस्क्लोजर, ठीक है ना, और मटेरियलिटी प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है ना। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है एट द एंड तक। हर एक कंसेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम लेट स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है? देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपली मीन्स रूल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स। अब वो रूल्स जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। जब हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम बुक्स को प्रिपेयर करते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी, हम ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। हम कुछ रूल्स को अपनाते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को अडॉप्ट करते हैं, और वही रूल्स जो होते हैं इनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो सिंपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब होता है कि रूल या रूल्स अडॉप्टेड बाय अकाउंटिंग यूनिवर्सली, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो रूल्स होते हैं जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है। कब? जब भी ये कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, यानी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे ना, हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, वो रूल्स कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। अब इन रूल्स को हमने डिवाइड किया है किस में? दो कैटेगरीज में। एक आता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा आता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। यूजुअली क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते, लेकिन गलत कर रहे हैं। इनको डिफरेंशिएट करना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एक अलग चीज है और अकाउंटिंग कन्वेंशन एक अलग चीज है। दोनों किस में आते हैं? दोनों आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, दोनों आते हैं रूल्स में जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन जब वो रिकॉर्ड करता है तब वो इन रूल्स को फॉलो करता है। देखो, अब हम जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। मैंने अभी बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है रूल जो एक अकाउंटेंट फॉलो करता है जब भी वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब इसमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं आपके। एक आता है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब पहले बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट अगर हम देखेंगे ना तो कीवर्ड है assumption, यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेसिकली assumptions। देखो, जब भी हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, ये कोई ऐसा साइंस नहीं है जैसे आप अगर हम यूजुअली बात करेंगे बाकी जो भी साइंस होते हैं तो वो लाज की बुनियाद पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो साइंस है ये एक पॉजिटिव साइंस है, ठीक है ना। अब ये जो साइंस है कौन सा? अकाउंटिंग की मैं बात कर रहा हूं। ये बुनियाद है किस पे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस में। अकाउंटिंग कंसेप्ट सिंपली होती है assumptions, यानी जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, हम कुछ चीज को एज्यूम करके रखते हैं, कुछ चीज हम एज्यूम करते हैं, तो उन्हीं की बेस पे हम जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सिंपली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? ये assumptions है जिनकी बिना पे हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या कीवर्ड है? assumption। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? सिंपली assumptions जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशन आपको पता होगा, कन्वेंशन मीन्स रस्म, जो ना बहुत टाइम से चले आ रहा है ना, वो उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। बिल्कुल अकाउंटिंग में भी वही है।
अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन किसको हम कह सकते हैं, ये आउटकम्स होते हैं ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विच हैव बीन फॉलोड ओवर द ईयर्स। यानी जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम फॉलो करें ना ओवर द ईयर्स, अब इनके कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं, वो इन आउटकम्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो सिंपली आप इनको डिफरेंशिएट ऐसे कीजिए कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होता है एजम्पशंस, जो हम एज्यूम करते हैं जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, या कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर हमें रिकॉर्ड करनी है तो हमें कुछ एजम्पशंस कंसिडर करने हैं, वो एजम्पशंस कहलाते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। गॉट इट। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन सिंपली आपको ये याद रखना है, ये कुछ प्रैक्टिस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो सदियों से हम फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और इनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये है अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, अब इन्हीं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग एजम्पशंस को हम जान लेंगे, ठीक है ना, जो कि हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, जो कि हम अकाउंटिंग में अडॉप्ट करते हैं एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है ना। अब सुनो, पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस की या फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। मैंने अभी बोला कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, वो एजम्पशंस है, यानी आप एज्यूम कर रहे हो, तो इसी के हिसाब से आप बिजनेस को जो है चला रहे हो, बुक्स को जो है प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है ना। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। क्या क्या? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। तो हम शॉर्ट में इनको लिखते हैं कैग। अगर आप लिखोगे तो आपको अच्छी तरीके से आप याद रखोगे, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल एंड गोइंग कंसर्न। ठीक है ना। तो ये जो तीन, बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये तीन है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। क्या क्या? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। पहले हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बाद में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इनको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्यों बोलते हैं। ठीक है ना। गॉट इट। तो पहले अकाउंटिंग एजम्पशंस में, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में हम गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपको बुक खोलने की जरूरत भी नहीं है, ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता क्या है? देखो, गोइंग मतलब क्या होता है? गोइंग मतलब होता है चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ठीक है ना। अब गोइंग मतलब होता है चलता रहे, यानी जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब कंसर्न मतलब क्या होता है? यहां पे ये वो कंसर्न नहीं है, यहां पे कंसर्न मतलब होता है बिजनेस। तो जब हम बोलेंगे बिजनेस चलता रहे, बिजनेस चलता रहे, बिजनेस चलता रहे, ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? एज पर दिस एजम्पशन, एज पर दिस एजम्पशन, या यहां पे आपको एज्यूम करना है कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, यानी बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा एंड कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है ना। तो यहां पे सिंपली इस कंसेप्ट के तहत, गोइंग कंसेप्ट के तहत आप क्या करते हो? आप ये एज्यूम करते हो, आप ये मान के चलते हो कि बिजनेस चलता रहेगा। जब ये मान के चलते हो कि बिजनेस चलता रहेगा, फिर आप ट्रांजैक्शन जो है इनको रिकॉर्ड करते हो, फिर जो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो फॉलो करते हो। ऐसे आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो नहीं करते हो। अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए आपको कुछ दिमाग में कुछ एजम्पशंस, कुछ कन्वेंशंस, कुछ कंसेप्ट्स याद रखने हो। तो पहला कंसेप्ट कौन सा है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मैंने क्या बोला? सिंपल आप क्या बोलोगे? बिजनेस चलता रहे। कीवर्ड बिजनेस चलता रहे। जब आपके दिमाग में यह है कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, दैट मीन्स ये कौन सा कंसेप्ट है? ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही हमें बताता है कि बिजनेस जो है ये चलता रहेगा और इंटरप्राइज या बिजनेस की कोई इंटेंशन नहीं है, ना कि इसकी कोई जरूरत है कि लिक्विडेट करेगा बिजनेस को। देखो, हमें मान के चलना है कि बिजनेस चलता रहेगा, साथ ही साथ हमें मान के चलना है कि जो ये एंटरप्राइज है, ना कि इसकी कोई इंटेंशन है, ना कि इसकी कोई नेसेसिटी है कि ये अपने बिजनेस को जो है लिक्विडेट करेगा, बंद करेगा। ठीक है ना।
तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप सिंपली याद रखो ये कि बिजनेस चलता रहे और साथ ही साथ बिजनेस की कोई इंटेंशन नहीं है, बिजनेस की कोई नेसेसिटी नहीं है कि इस बिजनेस को क्या करेगा, बंद करेगा। अब इंप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो ये नहीं है ना, पढ़ना ये है कि क्वेश्चन कल अगर आपको एग्जाम, अगर आप कल एफएफपी के लिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप वहां से आपको जो है क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए, फिर होता है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब वो तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, 100% गारंटी देता हूं। तो इसीलिए जो है मैंने अपने चैनल का नाम रखा है लर्न डेली द गारंटेड सक्सेस। अब यहां पे देखियो, यहां पे है इंप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपने ये जाना है कि बिजनेस चलता रहे। आप एज्यूम कर रहे हो कि बिजनेस जो है ये कंटिन्यूसली चलेगा, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, ना हमारी कोई नेसेसिटी है कि हम अपने बिजनेस को लिक्विडेट करेंगे। अब इंप्लीकेशंस क्या है? इंप्लीकेशन पहली बात ये कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज एसेट्स। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ही आपको कहता है कि आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट कंसीडर करते हो। पहले हम प्रीपेड एक्सपेंस को समझेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। कल आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, एज पर विच कंसेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर कंसीडर्ड टू बी द एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। तो अगर आपने अच्छे से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट समझा होगा, यू मार्क द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है ना। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है मैं समझाता हूं। देखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन सिंपली आपको पता होगा, आप प्रीपेड मोबाइल या प्रीपेड सिम लेते हो। प्रीपेड मतलब होता है जब ऑलरेडी आप एडवांस में पे करते हो, जब आपने एडवांस में पेमेंट की है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन सिंपली द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, विच आर पेड इन एडवांस। जो हमने क्या की, जो हमने एडवांस में पेड की, इनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। बात समझ में आ रही है ना? मैं क्या कह रहा हूं, मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कह रहा हूं, मैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे आ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बिना पे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं, ट्रीट एज एसेट कर रहे हैं, ट्रीट। क्यों? क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो है विच आर पेड इन एडवांस, जो हमने ऑलरेडी एडवांस में पे किए हुए हैं। यानी अभी 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 जो ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं हुए हैं, अभी एक्सपेंसेस इनकर नहीं हुए, लेकिन हमने ऑलरेडी पे जो किए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमने ऑलरेडी एक्सपेंसेस को ऑलरेडी जो है पे किया हुआ है, अभी ये इनकर नहीं हुए, इनकर नहीं हुए, यानी अभी हमारे एक्सपेंसेस नहीं हुए, लेकिन हमने ऑलरेडी जो पे किया हुआ है। अब मुझे बताइए ये इनको हम कंसिडर कर रहे हैं एज एसेट्स। क्या कर रहे हैं? कंसिडर एज एसेट्स। क्यों? इसीलिए कर रहे हैं एज एसेट्स, इसलिए एसेट्स कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट दी। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, आप किसी चीज की डिलीवरी कर रहे हो, यानी आपने किसी चीज के लिए मतलब ना ऑर्डर कर रहे हो। अब ऑर्डर आपने किया किसी चीज के लिए, अब ऑलरेडी आपको पे करना पड़ा, लेकिन ये जो ऑर्डर आपको 2 साल के बाद मिलेगा या 1 साल के बाद मिलेगा। मुझे बोलो, जिस चीज के लिए आपने ऑर्डर किया वो आपके लिए क्या है? वो मत आपकी एक्सपेंसेस है, अभी वो आपका अभी एसेट है। क्यों? वो आपका एसेट है क्योंकि जो चीज आपने ऑर्डर किया, आपने उसका फायदा अभी नहीं उठाया। तो आपके पैसे जो है, आपका जो वो चीज है, जो आपका कुछ भी होगा, वो आपके लिए एक एसेट है। वही होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी जो है पे किए हैं, लेकिन हमने इसका फायदा जो है अभी उठाया नहीं है। अब कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स कंसीडर करेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि दिमाग में आपका है कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। जब आपने समझा कि बिजनेस चलता रहेगा, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करोगे, आप इनको कंसीडर करोगे एज एसेट। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? आपने समझा होगा इसको, ठीक है ना। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट, इसको हम डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट देंगे, इसके लिए अलग में जर्नल का मैराथन लेक्चर होगा, वहां पे आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पे आप सिर्फ समझो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है क्योंकि हम ऑलरेडी पे करते हैं, इसका हमने जो अभी फायदा नहीं उठाया, इसीलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एसेट। और किस कंसेप्ट के हिसाब से एसेट कंसिडर करते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से। गॉट इट? आगे जाएंगे। अब आगे है एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं एज करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स।
अब एक तो आपने पहले देखा कि प्रीपेड एक्सपेंस को हम एसेट कंसिडर कर रहे हैं एज एसेट। अब साथ ही साथ एसेट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स। देखो एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो हम अपने परमानेंट, जो बिजनेस में हम परमानेंटली रखते हैं। क्या रखते हैं? परमानेंटली बिजनेस में रखते हैं। किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं ना, फिर हम बिजनेस में अगर हम कंटिन्यूअस रखेंगे ना, वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, मैं मशीनरी जो है इसको मैं फिक्स्ड एसेट्स कंसीडर करता हूं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एसेट मुझे बोले, मैंने फिक्स्ड एसेट्स मशीनरी जो है मेरी फिक्स्ड एसेट, ये मैंने बेचने के लिए रखी है? नहीं रखी है ना। मैंने मशीनरी रखी है अपने बिजनेस में इसलिए ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करूं। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका फिक्स्ड एसेट। ठीक है ना। अब इस पे मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट। मेरा यहाँ पे एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि है क्या ये। तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे सिंपली जो हम बिजनेस में रखते हैं, विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर परमानेंट यूज एंड नॉट फॉर सेल के लिए नहीं, जो कि हम बिजनेस में यूज, जैसे मशीनरी आपने लाई, अब आपने मशीनरी बिजनेस में रखी है, तो बिजनेस में मशीनरी आपने रखी है फॉर परमानेंट यूज के लिए। ठीक है ना। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं विद इन 1 ईयर इन कैश में, विद इन 1 ईयर इन कैश में। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में होता है स्टॉक, आप स्टॉक को क्या करते हो, ये आप 1 साल में कन्वर्ट करते हो ना इसको कैश में, तो ये कौन सा एसेट बनेगा? करंट एसेट। ठीक है ना। अब करंट एसेट जो होता है वो एसेट जिसको आप कन्वर्ट करोगे इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और फिक्स्ड एसेट होता है वो एसेट जो परमानेंटली आप बिजनेस में रखते हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। अब मुझे बोलिए, अब हमने क्लासिफाई किया कि ये जी हमारा करंट एसेट है, मशीनरी जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक हमारा करंट एसेट है, कैश हमारा करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है। किसके बिना पे? किसके बिना पे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बिना पे। क्योंकि आप एज्यूम कर रहे हो ना कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, तो इसी हिसाब से आप एसेट्स को भी क्लासिफाई करते हो किसमें? करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है ना। आगे जाते हैं, आगे जाते तो ऐसे ही करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज होती मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो मैं अलग से समझाऊंगा। अब लायबिलिटीज को भी आप क्लासिफाई करते हो करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, या यूं बोले लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। बिकॉज ऑफ व्हाट कंसेप्ट? बिकॉज ऑफ व्हाट एजम्पशन? यस, बिजनेस चलता रहे एजम्पशन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से हम लायबिलिटीज को भी डिवाइड करते हैं किसमें? किसमें? करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में। ठीक है ना। ठीक है ना। अब लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी होती है सिंपली ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी जो भी ऑब्लिगेशन, मगर कौन सी ऑब्लिगेशन? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी को आप सिंपली बोलो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज हम बोलते हैं लायबिलिटी। एंटरप्राइज को बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है। ऑब्लिगेशन मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एंटरप्राइज को रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको एनवायरमेंट को पोल्यूट करना नहीं है। ये फाइनेंशियल मत है, ये नहीं है फाइनेंशियल। अब एंटरप्राइज को ये है कि इसको क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, ये फाइनेंशियल है ना। अब क्रेडिटर्स को पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लायबिलिटी है ना। मैं बोल रहा हूं कि लायबिलिटी बेसिकली है क्या? लायबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एक एंटरप्राइज की, एक बिजनेस की। लेकिन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं अपना मानता हूं, मैंने किसी से 10,000 लिए हैं। अब ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं इसकी ये 10,000 जो है ना ये पे करूं। ये मेरी कौन सी ऑब्लिगेशन है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो ये 10,000 क्या है मेरे? ये मेरी है लायबिलिटी। आगे समझ, वो मैं अलग से समझाऊंगा, इतना अच्छा से समझाऊंगा वहां पे अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से इंशाल्लाह जिंदगी भर याद रखोगे। अब यहाँ पे मुझे समझाना है सिंपली है क्या ये तो यहाँ पे हमने बोला कि लायबिलिटीज को भी हम चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं एसेट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। करंट लायबिलिटीज को हम डिवाइड करते हैं किसमें? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। एसेट्स, यस एसेट्स, एसेट्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो क्या हम करते हैं? वो करते हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। देखो क्या होता है, जब भी हम एसेट्स कोई जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज की, अब पता है आपको हम ये किस पे रिकॉर्ड करते हैं? हम ये रिकॉर्ड करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। यानी जिस कॉस्ट पे हमने ये परचेज किया ना, हम इसी कॉस्ट पे ये रिकॉर्ड करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पे। अभी जो मार्केट प्राइस पे इस पे हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, हम रिकॉर्ड करते हैं किस पे?
जिस पे ऑलरेडी हमने जो है परचेज किया। फॉर एग्जांपल अगर इसका मार्केट प्राइस अभी 10,000 है, लेकिन अभी हम लिया हमने कितने में, 8,000 में, हम ये करेंगे 8,000 पे रिकॉर्ड, ना कि मार्केट प्राइस पे। लेकिन किस कंसेप्ट के हिसाब से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, यानी कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एट बुक वैल्यू यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन हम इसको लेस करते हैं, ठीक है ना। अब आ गया समझ, आ गया समझ। साथ ही साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ दिस assumption। अब रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जैक्ट रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम डिस्टिंग्विश करते हैं यानी डिफरेंशिएट करते हैं किस कंसेप्ट के हिसाब से, इसी कंसेप्ट के हिसाब से, यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम डिस्टिंक्शन करते हैं। किनकी डिस्टिंक्शन करती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मैं समझाता हूं। लेकिन यहां पे आप ये याद रख लीजिए कि रेवेन्यू जो होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इसकी भी हम डिफरेंशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो जिसका आप फायदा विद इन द 1 ईयर लोगे, विद इन द ईयर, यानी अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, अगर एक्सपेंडिचर का फायदा विद इन द 1 ईयर उठा रहे हो ना, तो वो आपकी बनती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो जिसका फायदा बहुत साल तक उठाओगे, यानी बहुत सालों तक उठाओगे, ठीक है ना। मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूं। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल आपने रेंट दी, आपने आपको कोई बिल्डिंग, आपको मतलब ना आप रेंट दे रहे हो। अब आप जो रेंट दे रहे हो ना, इसका फायदा विद इन द ईयर आप उठा रहे हो ना, विद इन द ईयर उठा रहे हो ना, तो ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाए। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन सिंपली वो एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंसेस जो आपको इनकर हो रहे हैं, जो आपको एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है, लेकिन इसका जो फायदा वो आप विद इन द 1 ईयर उठा रहे हैं, ठीक है ना। चाहे रेंट आप दे रहे हो, आप इंश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है ना, आप मतलब कैरेज दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर जब आप फायदा उठा रहे हैं ना बहुत साल तक। फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, आप लैंड को परचेज कर रहे हो, आपने लैंड परचेज किया, आपने जब लैंड परचेज किया, जब आपने लैंड परचेज किया, आप लैंड पे कल्टिवेट करोगे या ग्रो करोगे, क्रॉप्स करोगे, ठीक है ना, या आप इस पे जो है जब आपने क्रॉप उगोगे तो आप मुझे बताओ इसका फायदा आप कब तक उठाओगे, 1 साल तक कंटिन्यू उठाओगे ना, तो ये बन गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये जी रहा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जी रहा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये किसकी बुनियाद पे हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बुनियाद पर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मीन सिंपली वो कंसेप्ट जहां पे आप ये बोलो कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहा है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को क्या करेंगे, लिक्विडेट करेंगे। अब साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं हम, क्या क्या आपको याद रखना कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम ट्रीट कर रहे हैं एज एसेट बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एसेट्स को या लायबिलिटीज को हम डिवाइड करते हैं, एसेट्स को हम करते हैं डिवाइड, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स में, लायबिलिटीज को हम डिवाइड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज में, वो बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। साथ ही साथ एसेट्स को हम शो करें एज हिस्टोरिकल कॉस्ट्स नॉट एट मार्केट प्राइस बिकॉज ऑफ वन कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और साथ ही साथ आप डिस्टिंक्शन कर रहे हो कि ये जी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ व्हाट कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब मुझे बोलिए, अब आप अच्छे से एग्जाम में कर सकते हो ना ये, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट उतना खास नहीं है, 2 मिनट में या 3 मिनट में ये खत्म करूंगा। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट देखो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हमें कंसिस्टेंसी मतलब होता है यहां पे रेगुलरिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो जो भी हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं ना, वो हम रेगुलरली हमें वही यूज करने हैं। हमें ये नहीं कि आज हमने एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज की, कल हम दूसरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज करेंगे, फिर परसों तीसरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमने जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हमने अडॉप्ट की है, जो हमने एक बार सिलेक्ट की है ना, वो हमें अप्लाई करनी है, वो हमें फॉलो करनी है, वो हमें अडॉप्ट करनी है ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो जब आप डेप्रिसिएशन डालते हो ना, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट,
डिक्रीज इन द, जब भी कोई एसेट होता है ना, फॉर एग्जांपल मशीनरी है हमारी, अब मशीनरी का अगर आपका प्राइस है 8000, मुझे बोलो दूसरे साल इसका 8000 होगा? नहीं होगा ना। इसके क्यों, इसके जो वैल्यू में वैल्यू जो होगा ना, इसमें थोड़ी सी रिडक्शन आएगी। क्यों आएगी रिडक्शन? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से क्या होता है, रिडक्शन आती है किस में, वैल्यू में। अब ये जो रिडक्शन आती है ना, इसको हम, ये जो वैल्यू में रिडक्शन आएगी ना, इसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन्स सिंपली रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो डेप्रिसिएशन अलग टॉपिक है, वो भी मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट समझाना है, ये क्या होता है। देखो क्या होता है, अब मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जब हम डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन जो है ना, हर साल हम डेप्रिसिएशन जो है ना, ये हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है ना। अब जब हमने डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड की, हम ये कर सकते हैं दो तरीके से, या स्ट्रेट लाइन मेथड से या करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से या करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि एक साल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया, दूसरे साल हमें रिटन डाउन। अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया, हमें कंटिन्यू ये फॉलो करना है। अगर हमने रिटन डाउन मेथड यूज किया, हमें कंटिन्यू ये फॉलो करना है। तो सिंपल 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 कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमें ये बताता है, वंस अकाउंटिंग मेथड इज अडॉप्टेड, वंस अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड, वंस अकाउंटिंग मेथड इज अडॉप्टेड, इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। ये हमें कंटिन्यूसली यही यूज करना है, यही हमें फॉलो करना है, यही आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाता है। हाँ, अब हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को किन तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या कंडीशन है जहां पे हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को चेंज करेंगे, जहां पे हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट को जो है चेंज करना है, कौन कौन से कंडीशन है ये मैं बताता हूं। देखो, अगर लॉ ने चाहा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई लॉ बन गया, कंट्री में कोई लॉ बन गया, उस लॉ के हिसाब से आप ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है फॉलो नहीं कर सकते हो, आप ये मेथड जो है फॉलो नहीं कर सकते हो। आपको यू आर बाउंड, आपको ये मतलब ना कोई मेथड ऐसा देंगे कि आपको ये मेथड करना है, आपको फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन करना, आप रिटन डाउन मेथड नहीं यूज कर सकते हो। जब लॉ हमें बोलेंगे तो अकॉर्डिंगली हमें लॉ को फॉलो करना होता है। साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा अलग टॉपिक में, लेकिन यहां समझाता हूं। देखो होता क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझाता हूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली होते हैं रूल्स। क्या होते हैं? रूल्स। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये बनाती है जो हमारी मेन अकाउंटिंग बॉडी होती है ना, वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, इनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नन, दे आर रूल्स विच आर, जो कौन बनाता है, जो कि मैन अकाउंटिंग बॉडी बनाती है किसकी, एक कंट्री की। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो मैन अकाउंटिंग बॉडी वो है ICAI, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, या इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, ये कुछ रूल्स फ्रेम करते हैं। अब इन रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें कोई रूल फॉलो करना है, कोई प्रैक्टिस फॉलो करना है ना, अगर हमने ऑलरेडी जो है कोई और फॉलो किया था, कोई और प्रैक्टिस फॉलो की थी ना, देन हमें स्विच ऑन होता है। स्विच हमें किसकी तरफ जाना है, हमें करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो हमें कौन बोलेगा, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, या जो मेन अकाउंटिंग बॉडी होगी वो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ बात बेटर प्रेजेंटेशन। देखो, बेटर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम कर सकते हैं, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम, अगर हम चाहेंगे ना, हम यूज कर सकते हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो, पहले समझो इस बात को अच्छे से कि मैंने बोला क्या है, मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैं समझाता हूँ पहले, फिर मैं थोड़ा इस पे आता हूँ। देखो मैंने क्या समझाया, मैंने यहाँ पे समझाया कि अकाउंटिंग ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मीन सिंपली वंस आपने कोई अकाउंटिंग मेथड जो है या कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो की है, आपको ये कंटिन्यूसली करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने सिंपली बोला कि मेथड डेप्रिसिएशन को हम दो तरीके से करते हैं, या हम रिटन डाउन, या हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कर सकते हैं, या हम रिटन डाउन मेथड से कर सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहां पे अगर हमने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड जो है यूज किया, हमें यही यूज कर रहा है। लेकिन अब कुछ कंडीशंस है जहां पे क्या कर सकते हैं, जहां पे हम चेंज कर सकते हैं, यानी जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस हम आज ऑलरेडी जो हम अडॉप्ट कर रहे थे ना, वो हम जो है चेंज कर सकते हैं। वो हम कैसे चेंज हो सकता है, सिर्फ अगर लाने चाह, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, अगर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां पे जो है बोला गया कि आप ये करो, तो वो हमें करना है। और साथ ही साथ बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, अगर आपको दिख रहा है कि अच्छे तरीके से हम किसी अच्छे को बेटर प्रेजेंट करेंगे, किसी प्रैक्टिस को अच्छे से बेटर जो है प्रेजेंट करेंगे, किस हिसाब से, मतलब जो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन, देन आप जो है ये जो है देन आप चेंज कर सकते हैं कौन सा,
देन आप चेंज कर सकते हो। जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है जो देन उसमें देन आप ये ना अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है आप वो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, एक्रूअल कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जो है इसके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, चाहे आप सिंपली बात करोगे क्लास 10th 11 की या सॉरी क्लास जो 11th है कॉमर्स वहां की अगर आप बात करो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं एक्रूअल, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किस में, अकाउंटिंग में, ठीक है ना। अब एक्रूअल कंसेप्ट क्या बताता है हमें, एक्रूअल कंसेप्ट क्या हमें बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, समझो। एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि effect of the transactions and events are recognized as soon as they occur। देखो आप क्या करते हो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखो मैं पहले एग्जांपल एक लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स परचेज किए 30 जून को, 30 जून को मैंने गुड्स परचेज किए। अब गुड्स का कॉस्ट है 10,000, गुड्स का कॉस्ट है 10,000, ठीक है ना। अब परचेज कब किए मैंने, परचेज किए मैंने ये ना 30 जून को, लेकिन पेमेंट मैंने दी फॉर एग्जांपल 38 सितंबर को। मैंने गुड्स के परचेज 30 जून को, लेकिन पेमेंट मैंने भी दी 30 सितंबर को कि गुड्स का प्राइस जो है 10,000। मैंने गुड्स परचेज किए, ठीक है, इनका प्राइस है 10,000। अब मैंने परचेज किए 30 जून को। अब मैंने पेमेंट जो दी है वो दी है कब, वो दिया 30 सितंबर को। आप मुझे बोलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप जब ये रिकॉर्ड करोगे, ये आप रिकॉर्ड करोगे 30 जून को कि आप रिकॉर्ड करेंगे 30 सितंबर को? ये आप करोगे 30 जून को, ना कि 30 सितंबर को, ठीक है ना। एक्रूअल कंसेप्ट हमें यही बताता है कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन या जो भी आपकी इवेंट जो हुई है वो रिकॉग्नाइज आप करो कब, एज सून एज दे ऑकर, नॉट व्हेन द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। सिंपली जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है आप इफेक्ट वही दो, ना कि जब आपने कैश रिसीव किया है या कैश पे किया है। तो आप ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करोगे कब, जब आपकी ट्रांजैक्शन जो है आपने रिकॉग्नाइज की, जब आपकी ट्रांजैक्शन हुई है उसी टाइम आप रिकॉर्ड करोगे। वही हमें एक्रूअल कंसेप्ट बताता है। एक्रूअल कंसेप्ट सिंपली सेज द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज दे ऑकर वेदर और नॉट कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। यानी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे कब, जब आपने क्या किया, जब आपकी जो है ट्रांजैक्शन हुई है, जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज किया है, ना कि जब आप कैश पे करोगे या कैश रिसीव करोगे। मान के चले अगर मैंने यहां पे गुड्स जो है 10,000 लिए हैं, कब लिए हैं, 30 जून को। अब पेमेंट कब मैंने दी, 30 सितंबर को दी, लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाऊंगा, 30 जून को दिखाऊंगा। यही है एक्रूअल कंसेप्ट। आ गया समझ, ठीक है ना। तो यही है। अब इसके रिगार्डिंग और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जितने भी कंपनीज है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है हमें, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि कौन सा एक्ट आपको बता रहा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज, यानी जितने भी कंपनीज है ना, इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं किस हिसाब से, एक्रूअल बेस के हिसाब से। यानी अगर आप अकाउंटिंग करोगे ना, आपको अकाउंटिंग करना है on what basis, on what assumption, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से। ये कौन कह रहा है, ये कंपनीज एक्ट 2023 कह रहा है, क्योंकि ये हर एक पे मैंडेटरी है, हर एक कंपनी पे, कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करे एज पर एक्रूअल कंसेप्ट। अब एक्रूअल कंसेप्ट आपने समझा, यानी जिस दिन क्या हुआ, जिस दिन ट्रांजैक्शन या जिस दिन इवेंट हुआ, आपको वही जो है वही डेट कंसिडर करना है, ना कि जिस दिन आपने कैश रिसीव किया, ये कैश पे किया। ये है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। अब एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देते हैं, हम एक्रूड इनकम का ट्रीटमेंट देते हैं, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट देते हैं, हम इनकम रिसीव्ड एडवांस का ट्रीट देते हैं।
ट्रीटमेंट करते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे जर्नल्स, मजा आएगा वहां पे। यहाँ पे आप समझो एक्रूअल कंसेप्ट है क्या, ठीक है ना। अब आइए समझ लेते हैं इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पे। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट क्या हमें बताता है, यह बताता है कि ओनर एंड बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट एंटिटीज। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं फिर मैं समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, क्या है, फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो है, मुझे बोले मुकेश अंबानी है ना ओनर, क्या है ओनर, किसका है, रिलायंस का है। अब रिलायंस जो है यह है बिजनेस, रिलायंस क्या है, रिलायंस है, यह है बिजनेस। मुकेश अंबानी क्या है, इसका ओनर है। अब यह कंसेप्ट हमें बताता है कि ओनर और बिजनेस क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओनर कौन है इसका, मुकेश अंबानी। बिजनेस और ओनर जो है ये है आपस में सेपरेट, ये है आपस में सेपरेट, ये बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना और मुकेश अंबानी है ना, रिलायंस इंडस्ट्री इनका बिजनेस है और ओनर इसके कौन है, मुकेश अंबानी है, ये आपस में सेपरेट है। ये कौन हमें बताता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो बोलता है कि हमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, वो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री व्यू से करते हैं, ना कि मुकेश अंबानी व्यू से करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखो कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि ओनर और बिजनेस जो है ये टू डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज है, दो डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज है। कैसे, अगर हमने मुकेश अंबानी को ओनर कंसीडर किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने बिजनेस कंसीडर किया, एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हमें ये जो है ये आपस में सेपरेट है, ये आपस में सेपरेट है। कैसे, वो मैं अलग से अभी समझाऊंगा ना। और साथ ही साथ हमें बताता, पहले समझो कंसेप्ट को, साथ ही साथ हम बताता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है ना, ये करोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग आप अगर प्रिपेयर करो वो करोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताता हूं। देखो कैसे, मैं समझाता हूं। देखो अब समझो कैपिटल, अब समझो कैपिटल। देखो कैपिटल होता है वो अमाउंट जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज बाय विच द बिजनेस इज स्टार्टेड। कोई भी अमाउंट जो होगा ना जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जब हम अमाउंट डालते हैं ना किस में, बिजनेस में। अब बिजनेस को हमें स्टार्ट करना है ना, तो जो अमाउंट, जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब नो डाउट कि हम फिर कैपिटल डालते हैं किस में, हम फिर डालते हैं फंड्स किस में, बिजनेस में, वो एडिशनल कैपिटल आता है आपका। अब यहां पहले समझो कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल को हम दिखाते हैं लायबिलिटी। क्या दिखाते हैं, लायबिलिटी। मुझे आप समझो, अभी आप एक साइड में रखो, अभी हम मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करो। अगर मुकेश अंबानी 1 करोड़ जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाला, क्या डाला, 1 करोड़, ये 1 करोड़ है कैपिटल, किस में डाला है, रिलायंस इंडस्ट्री में। आपके हिसाब से क्या होगा, आपके हिसाब से आप क्या बोलोगे। देखो ये जो 1 लाख 1 करोड़ जो है ना, जो मुकेश अंबानी ने किस में डाला, जो मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री में डाला ना, ये है लायबिलिटी एज फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हमें बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि ये जो कैपिटल जो है 1 करोड़ जो है ये लायबिलिटी है। किसकी लायबिलिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री की लायबिलिटी है, बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ओनर ने दिए, नो डाउट ओनर ने इसको दिए, लेकिन बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्या है बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी, क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है यही अमाउंट, यही कैपिटल। 1 मिनट रुके, 1 मिनट ब्रेक लेते। हाँ समझिए बात को, मैंने क्या बोला, मैंने बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से जो ओनर और बिजनेस है ये अलग है। ओनर और बिजनेस है, दीज आर द 2 डिफरेंट एंटिटीज, यानी ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ये कौन हमें बताता है, ये हमें बताता है अकाउंटिंग कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमें ये बताता है कि हमें जो बिजनेस, हमें अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और साथ ही साथ अगर आपको पता होगा कैपिटल होता है वो अमाउंट जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, इसको हम दिखाते हैं लायबिलिटी। क्या दिखाते हैं, इसको हम शो करते हैं लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी दिखाते हैं। बैलेंस शीट जो होता है ना, बैलेंस शीट के 2 साइड्स होते हैं, एक होता है एसेट साइड,
दूसरा होता है लायबिलिटी साइड, वो मैं अलग से समझाऊंगा आपका। अब लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल को दिखाते हैं। कैपिटल किसने दिया? मुकेश अंबानी ने दिया। किस पे दिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री किसकी है? मुकेश अंबानी की है। लेकिन अकाउंटिंग हमें बताता है कि ये जो कैपिटल मुकेश अंबानी ने दी ना, ये इस रिलायंस इंडस्ट्री के लिए लायबिलिटी है। क्या है? ये इस रिलायंस इंडस्ट्री के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मुकेश अंबानी करेगा काम, वो 10,000 लेगा और यूज करेगा कहां पे? घर के, यानी जो अगर रिलायंस इंडस्ट्री में से वो निकालेगा 10,000, क्या निकालेगा? 10,000 निकालेगा। अब 10,000 कैसे निकालेगा? रिलायंस इंडस्ट्री से निकालेगा, यानी कि इस तो वो जो गुड्स इसने यूज किए ना फॉर पर्सनल यूज, वो हमें बताता है कि बिजनेस बताता है, वो कंसिडर कीजिए आप ड्राइंग्स, वो कंसिडर कीजिए आप ड्राइंग्स, वो आप कंसिडर कीजिए ड्राइंग्स। ठीक है ना। तो आपको आ गया समझ। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या हमें बताता है कि ओनर और जो बिजनेस होता है, ये 2 डिफरेंट एंटिटीज होते हैं। यानी मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री 2 डिफरेंट एंटिटीज है। हमें रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो मुकेश अंबानी ने जो कैपिटल दिया था किसमें? रिलायंस इंडस्ट्री में, वो क्या हमें कंसिडर करना है? वो हमें कंसिडर करना है लायबिलिटी किसकी? रिलायंस इंडस्ट्री की। ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर मुकेश अंबानी ने क्या किया, अगर मुकेश अंबानी ने गुड्स निकाले किससे? इस बिजनेस से निकाले फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो वो हम कंसिडर करते हैं ड्राइविंग मतलब भी होता है ना, जब आप गुड्स निकालोगे ना बिजनेस से, कैसे निकालोगे? बिजनेस से आप गुड्स जब निकालोगे ना, तो वो होती है ड्राइंग्स। क्या होती है? वो कहलाता है ड्राइंग। अगर आपने पर्सनल यूज के लिए, वो होती है ड्राइंग्स। ठीक है ना। अब यहां पे इसी कंसेप्ट से एक और कंसेप्ट डेवलप हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। किस कंसेप्ट से? याद रखो, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग आपने नाम दिया ना, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो ना। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आ गया ना, वो क्योंकि अगर आप ऐसे करते ना, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं पे लाई नहीं होती। अब बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में एक अलग से एक कंसेप्ट आ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या आ गया? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट जो आ गया ना, वो आ गया बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंसेप्ट किसकी वजह से वजूद में आ गया? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी। क्योंकि यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया किसको? ओनर और बिजनेस को। ठीक है ना। अब लायबिलिटी को हम, अब कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं, हम कैपिटल को, अब ये दिमाग में ना कि कैपिटल को हम कैसे ट्रीट करते हैं यार? कैपिटल तो फंड्स है। कैपिटल जो हमने दिए, जो हमने बिजनेस में जो हमने ऑलरेडी जो फंड्स दिए, ये तो कैपिटल है। कैपिटल को हम ट्रीट क्यों कर रहे हैं एज अ लायबिलिटी? ये बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से हम कैपिटल को ट्रीट कर रहे हैं एज अ लायबिलिटी। ठीक है ना। अब ये तो आपने समझा होगा। आगे जाएंगे, आगे हम मनी मेजर कंसेप्ट, इसको 2 मिनट में खत्म करता हूं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इजी है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिंपली हमें बताता है कि हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इवेंट जो है रिकॉर्ड करने हैं, जो कि सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं इनटू मॉनेटरी टर्म्स में। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, आप एक चीज बताओ, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी हम रिकॉर्ड जो है ना, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी हम ट्रांजैक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं ना मॉनेटरी टर्म्स में, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंटिंग में। वही हमें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिंपली बताता है कि जिसको आप मेजर करोगे इन मॉनेटरी टर्म्स में, वो आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, वो आप रिकॉर्ड मत करो। फॉर एग्जांपल मुझे बोलो एम्प्लॉय का सिकल है, ये हम मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में? नहीं ना, तो फिर ये हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अब मुझे बोलो एम्प्लॉय की ऑनेस्टी है, वो हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स में? नहीं ना, वो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर होता है ओनर, एम्प्लॉय होती है जो इसके अंडर काम करते हैं, अब जो इसने अपने बिजनेस में रखी होंगे, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप कायम होती है, कॉर्डियल रिलेशनशिप जो होती है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप कायम होती है, वो हम मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते ना। तो सिंपली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से आप सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मेजर कर सकते हो। आगे समझ, आगे जाएंगे। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट समझिए, इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है ये कि देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब बिजनेस का एंड हो गया, यहां से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, यहां से आपका एंड हो गया। आप मुझे बताओ, आप प्रॉफिट एंड लॉस जो निकालोगे, वो आप निकालोगे जब आपने स्टार्ट किया, जब आप खत्म करोगे तब निकालोगे? नहीं,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आ गया, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आप ले रहे हो। देखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें ये नहीं बताते कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, फिर आप जब एंड करोगे, फिर एट द एंड देखोगे प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। ये नहीं है। फिर क्या है, ये नहीं है। फिर क्या है, फिर ये है। देखो समझो, अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हम सिंपली जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, और जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, फिर आपको इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हो। किस में करते हो डिवाइड, पीरियड्स में। यूजुअली हम लेते हैं 1 ईयर। यानी ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि अकाउंटिंग जो लाइफ ऑफ अ बिजनेस होगी वो हम डिवाइड करेंगे। सिंपली लाइफ ऑफ अ बिजनेस जो है वो हम डिवाइड करेंगे इनटू पीरियड्स में, जनरली 1 ईयर, और हर एक पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। आप जेके बैंक लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का बैंक लीजिए, या कोई भी बैंक लीजिए। अब ये जो बैंक होता है ना, ये आफ्टर 1 ईयर अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है दिखाता है, या 1 ईयर अपना बैलेंस शीट दिखाता है कि मेरा बैलेंस शीट क्या है। तो वही होता है अकाउंटिंग पीरियड। अब ये नहीं है ना कि अगर इसने स्टार्ट किया 1990, अब इसकी जो लाइफ होगी वो होगी 2040, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ ऑफ बिजनेस जो होती है वो डिवाइड होती है छोटी छोटी पीरियड्स में, ठीक है ना। इनको हम अकाउंटिंग पीरियड्स बोलते हैं, और हर एक पीरियड का हम अलग से प्रॉफिट निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं दूसरे सालों से। वही होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हमें यह बताता है कि हम जो है लाइफ ऑफ अ बिजनेस, हमें इसको डिवाइड करना है छोटे छोटे पीरियड्स में, और हर एक पीरियड को हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल सकते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है आपका। आ गया समझ? अब जहां पे फोकस करना है ना, वहां पे मैं फोकस करूंगा, ठीक है ना। जहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना है वहां मैं वैसे ही चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। देखो कॉस्ट कंसेप्ट क्या हमें बताता है। कॉस्ट कंसेप्ट जो है ना, ये क्लोजली रिलेटेड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से। गोइंग कंसर्न क्या बताता है, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा। तो इसी हिसाब से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी चीज तो वो मैंने ऑलरेडी बोले वहां पे, वो मैं फिर से वहां से नहीं जाऊंगा। आप समझो यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से जो भी आप एसेट रिकॉर्ड करोगे ना, वो आप रिकॉर्ड करोगे एट अ कॉस्ट प्राइस पे। किस पे करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि मैंने वहां पे आपको बोला कि मैंने आपको वहां पे क्या बोला, मैंने बोला ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट कंसेप्ट, ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्योंकि उसमें अगर आपको पता होगा, मैंने शायद तीसरा पॉइंट के चौथा पॉइंट आपको बोला कि जो भी एसेट्स होते हैं ना, वो हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, यानी जिस कॉस्ट पे से हमने जो परचेज किए है ना, उस कॉस्ट पे। बिल्कुल कॉस्ट कंसेप्ट वही बताता है, ठीक है ना। लेस डेप्रिसिएशन मैंने वहां पे बोला। बिल्कुल कॉस्ट कंसेप्ट हमें वही बताता है कि कॉस्ट कंसेप्ट जो है ये हमें बताता है जब भी आप एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल, अगर एसेट का प्राइस है अभी 10,000, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला 10,000, अगर इसका प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और मार्केट प्राइस है 12,000, मुझे बताइए हम कॉस्ट प्राइस पे करेंगे कि मार्केट प्राइस पे करेंगे। हम करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी 10,000 प्राइस पे करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे करेंगे, ठीक है ना। किस पे करेंगे, 10,000 करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस पे करेंगे। वही मार्केट प्राइस यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, मार्केट प्राइस यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। और साथ ही साथ इसकी इंप्लीकेशंस देखते हैं। देखो फिक्स्ड एसेट्स को हम ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं किस पे, एट अ कॉस्ट प्राइस पे, ना कि किस पे, मार्केट प्राइस पे। बिकॉज ऑफ व्हाट कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट पे, बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे। अब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्यों मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से। देखो अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्यों सर हम मार्केट प्राइस क्यों नहीं कर सकते, हम कॉस्ट प्राइस पे क्यों कर रहे हैं रिकॉर्ड, किसकी, एसेट की, मतलब जो एसेट हम परचेज करते हैं ना, हम सर क्यों रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे क्यों नहीं करते। क्योंकि ये होता है हमारे लिए डिफिकल्ट कि हम मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करें। देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से, देखो इन्फ्लेशन की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या होने वाला है, ठीक है ना। अब एग्जैक्ट मार्केट प्राइस जो है ना वो डिफिकल्ट होता है टू डिटरमाइन। अब इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस पे ही क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं हम रिकॉर्ड। अब नो डाउट कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है ना, वो एज पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहे हैं। और बेटर रहता है कि कॉस्ट प्राइस पे ही करो, क्योंकि मार्केट प्राइस डिफिकल्ट होता है टू डिटरमाइन, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, ठीक है ना। आगे जाते हैं।
अब यहां पे रियलाइजेशन कंसेप्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या होता है। अब रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि ये कंसेप्ट हमें बताता क्या है। ये कंसेप्ट हमें क्या बताता है, रियलाइजेशन या रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें क्या बताता है। देखो, अब ये हमें बताता है, अब समझो, यहां पे रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें बताता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, हमें रेवेन्यू जो भी होता है हमें ये रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यह है रियलाइजेशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू को कैसे हम रिकॉग्नाइज करें, ये बताता है कि हमें रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। किसको रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है जब हम इसको रियलाइज करें, रियलाइज मतलब होता है यहां पे सेल। क्या होता है, सेल। जब सेल आपकी इफेक्ट हुई ना, नो डाउट ओनरशिप ट्रांसफर हुई या ना हुई, सेल इफेक्ट हुई ना, आप रिकॉर्ड करो। When the sale is effected, you should record. आपको वेट नहीं करना है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई या ना हुई, सेल इफेक्ट हुई, आप रिकॉर्ड करो। ये हमें रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है कि आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो तब when it is realized, यानी when it sale the affected, क्योंकि मैंने अभी बोला रियलाइज मतलब ही होता है when sale, रियलाइज मतलब होता है सेल, when जो होता है जब सेल आपकी होगी, नॉट when it is received। समझ आ गया, यानी रेवेन्यू को आप सिंपली रिकॉर्ड करोगे तब जब आपकी सेल होगी, ना कि जब आप रेवेन्यू रिसीव करोगे। ये हमें बताता है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है ना। अब यहां देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू इज अर्नड ओनली व्हेन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। जब गुड्स ट्रांसफर्ड होगी ना, जब गुड्स ट्रांसफर हुए, ठीक है ना। अब जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हुई मतलब सेल इफेक्ट हुई, वही होता ना, सेल इज इफेक्टेड। मैंने रियलाइजेशन मतलब बोला, यहाँ पे ये वो रियलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे वो रियलाइजेशन आप रियलाइज करो, ये रियलाइजेशन, यहाँ पे सेल ऑफ रियलाइजेशन लो। यानी आप गुड्स को सिंपली जो है आप जब आप यहाँ पे रेवेन्यू की बात है, आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो जब आपकी सेल इफेक्ट हुई, ठीक है ना, आप इसको रिकॉर्ड करो। यानी रेवेन्यू इज अर्नड ओनली व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर, जब गुड्स ट्रांसफर हुई ना आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होता है, ये समझने वाली बात है। मार्केट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड, देखो क्या होता है, देखो वहां पे आप मुझे बताइए, जब आप रिकॉर्ड करते हैं आप किस कंसेप्ट पे, कॉस्ट कंसेप्ट पे करते हो, यानी कॉस्ट जो होता है ना वहां पे करते हो, कॉस्ट के बिना पे करते हो, मार्केट वैल्यू पे करते हो नहीं। लेकिन यहां पे आप मार्केट वैल्यू पे करोगे, क्योंकि आप यहां पे एसेट को सेल कर रहे हो। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो यहां पे आपने क्या दिया, कॉस्ट कंसेप्ट में आपने ये देखा जब आप एसेट को परचेज कर रहे हो आप किस पे ये रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो, जब एसेट्स को आप सेल कर रहे हो ना, यहां पे आप किस प्राइस पे आपको रिकॉर्ड करोगे, मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे करता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपली आपने कॉस्ट कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, आप मारते हो कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये दिमाग में नहीं आपके रहता है कि यार ये जी मार्केट, यहाँ पे मार्केट वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे मार्केट प्राइस होना चाहिए। ये बताता है हमें कि अगर हमने एसेट जो है हमने क्या किया, एसेट को अगर हम एसेट को सोल्ड करेंगे, एसेट को बेच देंगे, वो किस प्राइस पे बेच देंगे, वो हम मार्केट प्राइस पे नहीं बेच देंगे, वो हम कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच देंगे, वो हम बेच देंगे मार्केट प्राइस पे। हाँ, अगर आपने एसेट रिकॉर्ड किया वो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर आप इसको बेच दोगे फिर मार्केट प्राइस पे बेच दोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है इन दो में। अब साथ ही साथ रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब आपकी सेल इफेक्ट हुई, यानी कि गुड्स ट्रांसफर हुई, ठीक है ना। गॉट इट, आगे जाते हैं। अब ड्यूअल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये समझ लेते हैं। देखो ड्यूअल कंसेप्ट हमें क्या बताता है, ड्यूअल कंसेप्ट हमें सिंपली बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी ना, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। दूसरा होता है क्रेडिट। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड। अब परचेज ऑफ गुड एक ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 10,000 ये एक ट्रांजैक्शन है। ये बताता है कि हर कोई ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इसको हम डेबिट भी करते हैं, इसको हम क्रेडिट भी करते हैं,
इसको हम डेबिट भी करते हैं, इसको हम डेबिट भी करते हैं। यानी डुअल एस्पेक्ट यही बताता है कि हर कोई कंसेप्ट जो है, हर कोई ट्रांजैक्शन है, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम डेबिट भी करते हैं, इसको क्रेडिट। आप मुझे बताएं, परचेज आप अगर हमने गुड्स की 10,000, फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज की गुड्स, जब मैंने परचेज की गुड्स तो गुड्स मेरे पास आ गए ना गुड्स, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैश पे करना पड़ेगा ना, मुझे कैश पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम इन गुड्स को हम डेबिट भी करेंगे, इन गुड्स को हम क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है ना। इन गुड्स को हम डेबिट भी करेंगे, इन गुड्स को हम क्रेडिट भी करेंगे। देखो समझो, कैश मुझे निकला तो मैं कैश को क्या करूंगा, कैश यहां से मुझे निकला ना, ठीक है, ठीक है। कैश वहां पे क्या है, कैश है वहां पे आपका एसेट, कैश है वहां पे एसेट। जब एसेट में इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करते हैं, लेकिन जब एसेट में आपका डिक्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तब कैश में कैश निकल गया ना तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स को क्या करेंगे, गुड्स को डेबिट करेंगे। वो अलग है, वो जर्नल में समझिए। आप यहाँ पे सिंपली ये चीज समझो कि कोई भी ट्रांजेक्शन हम जब करते हैं इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी इसके दो एस्पेक्ट जब हम रिकॉर्ड करते हैं इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। इसको हम डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं, इसको हम डेबिट भी करते हैं, क्रेडिट भी करते हैं। अब इसके हिसाब से एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन डुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमें मेंटेन करनी है। एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन वजूद में, या यूं बोले एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में वजूद में आ गई, वो कौन सी है, एक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वजूद में आ गई, वो कौन सी है, वो ये है कि एसेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप यहां पे ये याद रखो कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, एसेट्स होते हैं लायबिलिटी के बराबर। एसेट्स होते हैं किसके बराबर, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं एसेट्स के बराबर, बिकॉज ऑफ वन कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। साथ ही साथ हर एक डेबिट का क्रेडिट होता है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, और वो भी इक्वल अमाउंट, ठीक है ना। अगर मैंने गुड्स परचेज किए ना 10,000, इसको मैं डेबिट भी करूंगा, इसको मैं क्रेडिट भी करूंगा, और 10,000 डेबिट में भी लिखूंगा, 10,000 क्रेडिट में भी लिखूंगा। ये होता है ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है ना। अब इस ड्यूअल एस्पेक्ट से एक अकाउंटिंग इक्वेशन वजूद में आ गई। अब वो कौन सी इक्वेशन है, वो ये है कि एसेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, लायबिलिटी प्लस, ये ना एसेट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब ये भी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, जब मैं अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा, वो अलग से लेक्चर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट आई। देखो मैचिंग कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना ही रखना है। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। मैचिंग कंसेप्ट हमें यह बताता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपेंसेस हमें इनकर हुई है आज, कब हुई है इनकर हुई है आज, यानी 2007 में। या इसको मैं एक थोड़ा सा इसको मैं ऐसे एग्जांपल के साथ थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैचिंग कंसेप्ट को। देखो मैचिंग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, मैचिंग प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि जो भी आपकी एक्सपेंसेस, क्या, जो भी आपकी एक्सपेंसेस, यहां पे लिखते हैं, जो भी आपकी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं, जो भी आपकी एक्सपेंसेस जो है इनकर हुए हैं, इनकर हुए हैं, मतलब आपने यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है आपके इनकर हुए टू अर्न सम रेवेन्यू। अब ये जो रेवेन्यू जो आपने इन एक्सपेंस पे कमाया है ना, ये इनके साथ मैच कर रहा है, यानी ये इसी पीरियड में दिखाने, ये आप दूसरे पीरियड में नहीं दिखा सकते हो, ये आप दूसरे पीरियड में आप नहीं दिखा सकते हो। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपने रेंट दी, क्या दी, आपने रेंट दी 2017 की, आपने रेंट दी 2017, यानी मार्च 2017 की रेंट दी, ये आपकी एक्सपेंस हुई ना। अब बेनिफिट कब आपने लिया, मार्च 2017, एक मिनट, रेंट दी आपने मार्च 2017, बेनिफिट आपने कब लिया, मार्च 2017 में, है ना, लिया ना। अब यहां पे आपने एक्सपेंस आपकी इनकर हुई है ना। अब इस एक्सपेंसेस, ये जो आपकी एक्सपेंसेस जो है ये हुई है, आपने इसका बेनिफिट कब लिया, मार्च 2017 में, ठीक है ना। अब यहां पे आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आप अगर फॉर एग्जांपल आपने ये दी है, आपने एक्सपेंसेस दी 2000, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सपेंस मार्च की हुई 2017 में, अगर आपने क्या किया, आपने 2017 में ये पे नहीं किया, मार्च 2017 में आपने ये मई 2017 में किया पे, यानी यही। आप मुझे बोलो पे कब हुआ, एक्सपेंसेस कब इनकर हुए, मार्च 2017 में आपकी रेंट इनकर हुई है फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है।
आपने पे कब किया? आपने फॉर मार्च में नहीं, आपने मई में पे किया, लेकिन आप ये मई में नहीं दिखाओगे, आपको दिखाना है कहां पे? ये मार्च में आपको दिखाना है, ये मार्च में। वही मैचिंग कंसेप्ट बताता है। मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि जब आपकी एक्सपेंसेस जो है इनकर हुई है, जब आपकी एक्सपेंसेस जो है इनकर हुई है, किस लिए कि एक्सपेंसेस आपकी इनकर हुई है, आपने इस एक्सपेंसेस पे क्या किया? आपने इस एक्सपेंसेस का जो है आपकी एक्सपेंसेस जो है इनकर हुई है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू जो होगा वो आप किस पीरियड का, वो आप इसी पीरियड से मैच करोगे, वो आप इसी पीरियड में दिखाओगे, वो आप इसी पीरियड में शो करोगे। यहां पे मैंने सिंपल एक एग्जांपल ली थी, रेंट हमें 10,000 हुई थी कब? मार्च 2017 में, ठीक है। लेकिन पे हमने किया कब? मई 2017 में। लेकिन जब हमें ये अकाउंटिंग में जब हम रिकॉर्ड करेंगे ना, हम मई 2017 में नहीं दिखाएंगे, ये हम कहां पे दिखाएंगे? हम ये दिखाएंगे इसके साथ मैच करेंगे। कब? इसके साथ मैच करेंगे, यानी मार्च में ही दिखाएंगे। वही है अकाउंटिंग कंसेप्ट, यानी रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड और मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंस ऑफ द सेम पीरियड। अब ये रेवेन्यू जो है ये मैच हम करेंगे किस? इस एक्सपेंसेस से, यानी हम मार्च 2017 में ही ये दिखाएंगे, ना कि ये हम कहां पे दिखाएंगे? मई 2017 में। यही हमें बताता है। देखो मैंने एक एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल आप सैलरी 2017 की है, सैलरी अप्रैल 2017 की, ठीक है ना। अब ये related to March 2017 should be treated as expenditure for 2016-17 and not 2017-18। देखो यहाँ पे आप देखो सैलरी जो है वो पेड की 2017 में। कब की? 2017 में, ठीक है ना। सैलरी पेड की 2017 में, किसकी? मार्च 2017 की, यानी मार्च महीने की जो सैलरी पेड इन अप्रैल। अब ये अप्रैल में पे हम सैलरी देंगे अप्रैल में, जैसे जो यूजुअली जो होते हैं ना, यूजुअली हम देखते हैं एम्प्लॉयज को क्या होता है, अगर वो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल उनकी सैलरी आती है 1 मई, तो आप मुझे बताइए 1 मई जो उनकी सैलरी आती है, ये हम 1 मई में दिखाएंगे, ये मई के महीने में दिखाएंगे कि ये अप्रैल के महीने में दिखाएंगे। अब अप्रैल में तो उन्होंने सर्विस दी है, मई में इनकी सैलरी रिलीज हुई है, ये दिखाएंगे अप्रैल में, ना कि मई में। वही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इसके साथ, किसके? मैचिंग कंसेप्ट के साथ। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को आप मैच करोगे उसी पीरियड में जिसमें ये इनकर हुई है, ठीक है ना। और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस मैचिंग कंसेप्ट। अब ठीक है, अब हम जाएंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात मैंने पहले की, मैंने बोला कि ये प्रैक्टिस होते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और हम इनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, किसमें? व्हाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करेंगे तो प्रूडेंस और कंजर्वेशन पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है। मैंने बोला कि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं ये बेसिकली कस्टम्स होते हैं, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते हैं एजम्पशंस, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं ये बेसिकली कस्टम्स होते हैं, रस्म होते हैं, जो हम कंटिन्यूसली जो है जो हम सदियों से मतलब चले आ रहे हैं और हम सदियों से इनको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म की हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। अब ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैराथन लेक्चर है, इसमें हम ऑलमोस्ट में सब कुछ पढ़ने वाला हूं। अब प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म ही आपको बताता है कि आपका यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव, यानी आप चाहते हो कि मैं थोड़ा बच के रहूं। कंजर्वेटिज्म वही होता है ना, कंजर्वेटिज्म वही होता है, यानी बच के थोड़ा सा रहे, क्या? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या होता है? देखो क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें इस कन्वेंशन में क्या करते हैं, इस कन्वेंशन में हम सिंपली एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। यानी हम तैयार रहते हैं कि हम मान के ये चलते हैं कि हम जो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा। ये एक सेफ्टी होती है। हम यूं कहे कि हम एक कन्वेंशन जो है फॉलो कर रहे हैं अपने बिजनेस में कि आप मान के चलो कि हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमें लॉस होगा, ठीक है ना। अब ये होता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ठीक है ना। अब यहां पे आप एंटिसिपेट कर रहे हो, अभी हुआ नहीं है ना,
अब आप मान के चल, मतलब कन्वेंशन तो मैंने बोला कि एक रस्म है, ये सदियों से चला आ रहा है, तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन जो है वो यही है कि आप एंटिसिपेट करोगे नो प्रॉफिट्स एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस, ठीक है ना। यानी प्लेइंग फॉर सेफ, आप अपनी सेफ्टी रख रहे हो, यहां पे क्या रख रहे हो, सेफ्टी। आप समझ लेते हैं कैसे सेफ्टी रख रहे हैं, वो समझ लेते हैं। अब ये होता है, ये होती है, ये अब समझ लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जो भी मार्केट प्राइस होगा ना स्टॉक, अगर मार्केट प्राइस स्टॉक का होगा ना, वो मोर देन होगा कॉस्ट, वो मोर देन होगा कॉस्ट। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बता देता हूं। ये मार्केट प्राइस है 10,000 और कॉस्ट प्राइस है 7,000। देखो हम क्या करते हैं, अब मार्केट प्राइस क्या है 10,000, कॉस्ट प्राइस क्या है 7,000। हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे 7,000 बिकॉज ऑफ व्हाट कन्वेंशन, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एंटिसिपेट फॉर नो प्रॉफिट्स प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। हम इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम इस कन्वेंशन के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं किस में, 7,000 से। यानी अगर किसी स्टॉक का मार्केट प्राइस जो होगा ना वो 10,000 होगा और कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 7,000 होगा, हम इस स्टॉक को क्या करेंगे रिकॉर्ड 7,000 पे, ना कि किस पे 10,000 पे। अगर उल्टा होगा, अगर मार्केट प्राइस ही अब 7,000 आएगा और कॉस्ट प्राइस अब बन जाएगा 10,000, अब हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, देन हम इस करेंगे मार्केट प्राइस पे। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा ना, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा ना उस पे हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। वही है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। आ गया समझ। अगर पहले कॉस्ट प्राइस था 7,000, हमने किस पे रिकॉर्ड किया 7,000, अब मार्केट प्राइस बन गया 7,000, कॉस्ट प्राइस बन गया 10,000, अब हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे 7,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, विच एवर इज लोअर। सिंपली आप याद रखोगे, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज मोर देन द कॉस्ट, द स्टॉक इज रिकॉर्डेड। अगर मार्केट प्राइस होगा ज्यादा किससे, कॉस्ट प्राइस से, स्टॉक आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर आप मार्केट प्राइस जो होगा वो होगा लोअर देन द कॉस्ट, देन किस पे करोगे, देन मार्केट प्राइस पे करोगे। यानी विच एवर जो लोअर होगा दोनों में से वो करोगे, बिकॉज ऑफ व्हाट कन्वेंशन, बिकॉज ऑफ प्रूडेंस, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ठीक है ना। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, प्लेइंग फॉर से। अब यहां पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो कन्वेंशन है आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा ही इसमें एग्जाम में। अब हम डाउटफुल डेट्स रखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो डेट्स, डाउटफुल डेट्स वो होते हैं, देखो डेट्स आपको पता ही होंगे ना, डाउटफुल डेट्स वो होते हैं, देखो डेट्स होता है जहां पे एक तो होता है डेट मतलब डाउट, पहले हम डाउटफुल डेट को क्लियर करते हैं कि डाउटफुल डेट होता है वो जहां पे आपको शक होगा कि ये जो पैसा है, अगर हमें किसी के पास है ना, किसी के पास जो आपको पैसा होता है ना, वो आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है डेटर, बन जाता है ना डेटर। जिसके मतलब अगर किसी के पास आपका पैसा होगा, अगर आप गुलाम नबी हो और मोहम्मद शफी दूसरा है, अब मोहम्मद शफी जो है, मोहम्मद शफी के पास आपके पैसे होंगे तो मोहम्मद शफी आपका डेटर बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे डाउटफुल डेट क्या होता है, डाउटफुल डेट होता है कि मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शफी मुझे पैसे नहीं देगा। किसको लग रहा है, गुलाम नबी को या गुलाम मोहम्मद को लग रहा है कि मोहम्मद शफी मुझे पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये डेट है ना आपका, लेकिन ये डेट क्या बन गया, ये बन गया ना आपका डाउटफुल डेट, तो इसलिए आप प्रोविजन रख रहे हो। अब कंजर्वेटिज्म क्या बता रहा है कि जिन जिन डेटर्स पे आपको लगेगा कि ये पैसे नहीं देने वाले हैं, आप प्रोविजन रखो, आप प्रोविजन रखो। वो प्रोविजन क्या कहलाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। किस कंसेप्ट के हिसाब से, कंजर्वेटिज्म के हिसाब, प्रूडेंस के हिसाब से। क्योंकि इसमें हमने क्या बोला, एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट, एंटिसिपेटेड नो लॉस, एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट। यहां पे आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हो, यहां पे आप एंटिसिपेट कर रहे हो नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। आप मान के चल रहे हो कि मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस के लिए आप तैयार रह रहे हो, आप ऑलरेडी रह रहे हो। तो यहां पे मीनस यहां पे भी आप लॉस के लिए तैयार, अब तक तैयार क्या रहे हो, कैसे रह रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे। आप जिन जिन डेटर्स पे आप शक होगा, आप ऑलरेडी इनके लिए प्रोविजन रख रहे हो, ठीक है ना। अब साथ ही साथ अब डेप्रिसिएशन जो है ना, वो किस पे आप शो कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट्स पे। अब डेप्रिसिएशन जब फिक्स्ड एसेट्स जो है ना, इनका वैल्यू कम दिखा रहे हो। इनका वैल्यू क्यों कम दिखा रहे हो, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट।
आ गया समझ। अब इग्नोरिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को क्या कर रहे हो, यानी इनके लिए आप जो है इनके लिए प्रोविजन आप इग्नोर कर रहे हो। क्रेडिटर मतलब होता है देखो क्रेडिटर मतलब क्या होता है, डेटर मतलब होता है जिनके पास आपका पैसा होगा, आपको पता होगा। अब क्रेडिटर मतलब होता है कि आपके पैसा जिनके पास होगा ना वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। आपका जो पैसा होगा जिनके पास वो होगा ना वो आपका क्रेडिटर बन जाएगा। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रोविजन रखा होगा ना, उन्होंने इन क्रेडिटर्स ने भी अपनी तरफ से कुछ डिस्काउंट रखा, वो भी कुछ रखेंगे ना, वो भी कुछ प्रोविजन रखेंगे, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप अपना कंसिडर कर रहे हो, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, अब यहां तक ठीक है ना, गॉट इट। अब आगे जाएंगे और इस समझेंगे किस कंसेप्ट को, प्रूडेंस वाले कंसेप्ट को या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को, जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां आपकी थॉट जो रहती है, आपकी सोच जो रहती है वो कंजर्वेटिज्म रहती है, या यूं बोले जैसे ऑर्थोडॉक्स होते हैं ना कि छुप छुप के, बिल्कुल वही आप मतलब ना तैयार रहते हो किसके लिए, लॉस के लिए तैयार रहते हो, और ये गुमान करते हो, ये एंटिसिपेट करके मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए आप साथ ही साथ मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में विच एवर इज लोअर उस पर आप रिकॉर्ड करते हो स्टॉक। साथ ही साथ आप डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन रखते हो, डेप्रिसिएशन शो करते हो फिक्स्ड एसेट्स पे, और इग्नोर करते हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इग्नोरिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, किसमें, कंजर्वेटिज्म अप्रोच में। अब इंप्लीकेशंस देखेंगे, इंप्लीकेशन इससे क्या होगा, इस कन्वेंशन फॉलो करने से क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट वो क्या करेगा, वो अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स दिखाएगा, यानी जितने आपके एसेट्स ना वो कम दिखाएगा। क्यों दिखाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया, आपने जो ऑलरेडी रखा है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखा है, तो मुझे बताइए आपका बैलेंस शीट बराबर दिखाएगा कि कम दिखाएगा। बैलेंस शीट दिखाएगा अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स कम दिखाएगा, लेकिन लायबिलिटीज ज्यादा दिखाएगा। अब मुझे बोलिए वो कंसेप्ट कौन सा है जो आपको बताता है कि जिस कंसेप्ट के हिसाब से आप एसेट्स को कम दिखा रहे हो, अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट्स यू आर शोइंग in balance statement, understatement of assets and overstatement of liabilities in comparison to the actual value, वो कंसेप्ट कौन सा है, वो कंसेप्ट आपका कंजर्वेटिज्म, वो आपका कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। यानी प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से हम जो अपना बैलेंस शीट जो है उसमें जो एसेट्स है वो कम दिखा रहे हैं और लायबिलिटीज जो है वो ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप लायबिलिटी एक्चुअल में ज्यादा दिखाते हो ना, तो वो क्या होता है, वो आपकी सीक्रेट लायबिलिटी बन जाती है, सीक्रेट रिजर्व्स बन जाते हैं। तो सीक्रेट रिजर्व्स भी क्रिएट होते हैं, किन से, सीक्रेट रिजर्व्स भी होते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच से। ठीक है ना, आगे जाएंगे, आगे है हमारा फुल डिस्क्लोजर। अब फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन जो है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है कि फुल डिस्क्लोजर है क्या। बेसिकली फुल डिस्क्लोजर पे आते हैं। देखो फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से आप क्या करते हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, फुल डिस्क्लोजर हमें बताता है, जैसे डिस्क्लोजर ही है फुल डिस्क्लोजर, ये हमें बताता है कि आपको हर एक आइटम को शो करना है, आपको हर एक आइटम को शो करना है, यानी आपको हर एक आइटम को शो करना है, आपको कुछ छुपाना नहीं है। वही होता है, आपको हर कुछ कन्वे करना है। क्यों, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, जो भी फाइनेंस में हम प्रिपेयर करते हैं ना, वो डिस्क्लोज कर रहे हैं, चाहे मटेरियल रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये हमें फुल डिस्क्लोजर जो है कन्वेंशन बताता है। और फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से हम कंटेंजेंट लायबिलिटीज को शो करते हैं। कंटेंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिन पे हमें शक होता है कि ये हमें मिले या ना मिले, 50-50 चांस होते हैं, ये हमें मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। 50-50 चांस होता है कि हमें मिल भी सकते हैं, नहीं मिल भी सकते। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट केस होगा बिजनेस के खिलाफ, अब कोर्ट केस होगा बिजनेस के खिलाफ होगा कोर्ट केस, अब बिजनेस को पेनल्टी पे करनी भी पड़ेगी, नहीं भी करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस को पेनल्टी पे करनी पड़ी, देन आपकी लायबिलिटी जो है ये बन जाएगी। अब कंटेंजेंट लायबिलिटी देखो, कोर्ट केस अगेंस्ट बिजनेस हम इसको दिखा रहे हैं कंटेंजेंट लायबिलिटी, बिकॉज व्हाट, बिकॉज अभी हम श्योर नहीं है कि हमें पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा।
अब ये जो कंटेंजेंट लायबिलिटी है ना, ये दिखाते हैं हम किस कंसेप्ट के हिसाब से, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर होता है कि ये हमें बताते हैं कि आपको कुछ नहीं छुपाना, आपको सब कुछ दिखाना है, आपको सब कुछ शो करना है, जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको सब कुछ शो करना है, आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, ठीक है ना। अब इस फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से हम अपना जो कंटेंजेंट लायबिलिटी वो दिखाते हैं फुट नोट पे। कहां पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट का फुट नोट है वहां पे दिखाते हैं। कैसे? मैंने अभी बोला कि अगर कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस में आप की जो लायबिलिटी है वो आपकी पेनल्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम दिखाते हैं कहां पे? ये कंटेंजेंट लायबिलिटी में एज अ फुट नोट, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो आप वैल्यूएट कर रहे हो ना स्टॉक्स को, यानी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक या डेप्रिसिएशन है ना, वो भी आप डिस्क्लोज करो एज अ फुट नोट। आप दिखा रहे हो फुट नोट में, आप दिखा रहे हो कि हमने कौन सा मेथड जो है यूज किया फॉर डेप्रिसिएशन या फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, किस कंसेप्ट के हिसाब से? डिस्क्लोजर के हिसाब से। अब ये था आपका मैराथन लेक्चर किस पे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, जिस पे हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन समझा। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हर एक मैराथन लेक्चर में अब लाने वाला हूं आपके लिए, एफएफए के लिए। आप अच्छे से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन कैंडिडेट्स तक जो प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। वो फील करेंगे डिफरेंस ये टॉपिक देख के, ये टॉपिक समझ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।